हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 10th के जो नागरिक शास्त्र का पार्ट है उसका चैप्टर 3 हम करेंगे। इसके पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। इस चैप्टर का क्या नाम है? जाति, धर्म और लैंगिक मसले, है ना। ये चैप्टर है हमारा तीसरा, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका परिचय देखते हैं कि अध्याय में है क्या। सामाजिक विविधता और लोकतंत्र के लिए सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती। ये इस मतलब ये कहा जाए कि लोकतंत्र के लिए अगर जो समाज में विविधता है तो जो लोकतंत्र है उसके लिए कोई खतरा नहीं है। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है कि जो भाई आप अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं, कोई भी आप बात कहते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा नुकसानदायक ही हो। कभी कभी ये लोकतंत्र के लिए अच्छी भी सिद्ध होती है ना। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत के लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में रखने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में हम यहाँ सामाजिक विभाजन, भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। और ये कौन सी 3 सामाजिक असमानताएं हैं? एक लिंग की है, लिंग मतलब स्त्री या पुरुष, और जो धर्म है, धर्म में भारत में जितने धर्म हैं जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मुख्य रूप से, है ना। और जाति तो बहुत सारी भारत में मतलब लगभग सैकड़ों की संख्या से भी अधिक। जो ये इन सब पे जो आधारित विषमताएं हैं इनके बारे में आज हम जानेंगे। इसमें ये समानता कैसी हैं और किस तरह से ये राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। कि पहले हम लिंग देखेंगे, फिर धर्म, फिर जाति। फिर यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं के आधार पर अलग अलग अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर है या नुकसानदेह है। चलिए देखिए, लैंगिक मसले और राजनीति। ये यहाँ पर एक स्त्री का उद्घोषकर्ता बंगाल का एक पोस्टर दिखाया गया है, जिसमें एक स्त्री को अपना मतलब देखिए, अब इस कार्टून ये पोस्टर से ही लग रहा है कि स्त्री एक क्या है, गुस्से की मुद्रा में दिख रही कि, है ना। तो इसमें आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करते हैं कि लैंगिक असमानता क्या है। जैसे कि आप देखते होंगे कि लैंगिक असमानता में क्या होता है कि औरतें चाहे जितना घर का काम काज करती हैं, लेकिन उस काम काज की गिनती नहीं होती। लेकिन वही पुरुष वही कार्य को बाहर करके आता है। जैसे स्त्रियां घर में खाना बना रही होती हैं तो उस कार्य की कोई गिनती नहीं होगी, क्योंकि उसकी पारिश्रमिक कोई नहीं मिलता, उसके एवज में कोई धन नहीं मिलता है। लेकिन वही कोई अगर तो पुरुष किसी रेस्टोरेंट में खाना बनाता है, उसको पैसा मिलता है, तो उसको कार्य को वो मतलब ये कहा जाए कि हाँ वो परिश्रम कर रहा है। श्रम का लैंगिक विभाजन में क्या होता है? काम के बंटवारे के वह तरीके जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देख रेख में घरेलू नौकरियों से कराती हैं, ये लैंगिक विभाजन के लिए मान्य है। दिया हुआ मानना। क्या होता है कि इन एक बहुत बड़ा जो लैंगिक विभाजन में जो है काफ़ी, देखिए आप देखिए, कोई अगर जो स्त्री कार्य करती है, यहाँ तक कि कोई आप मूवी में देखते होंगे कोई एक्ट्रेस कार्य करती है तो उसको कितना चार्ज दिया जाता है। एक हीरो करता है तो हीरो देखिए कितने लंबे लंबे चार्जेस लेते हैं। तो ये दिखाया गया है कि विषमता रहती है, एक लैंगिक विविधता है। देखिए, सामाजिक असमानताओं का यह रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक कहें या प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है। मतलब ये एक स्वाभाविक कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये प्राकृतिक रूप से है और ये बदला नहीं जा सकता। लेकिन लैंगिक असमानताओं के आधार पर स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि दोनों के द्वारा प्रचलित
रूढ़ छवियाँ और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं कि हर एक से ये कहा जाता है कि वो उनके लिए कुछ तय कर दिए जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक समाज की एक रीति बन गई है। और इसमें क्या होता है, सार्वजनिक और मतलब निजी और सार्वजनिक का विभाजन कैसे होता है। लड़के और लड़कियों का पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता है, उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों को मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने, बच्चों का पालन पोषण करने की है। और ये अधिकतर परिवारों के श्रमिकों के लैंगिक विभाजन से झलकती है। श्रम के लैंगिक विभाजन तक ये अधिकतर इनकी परिवारों में होता है कि उनको फिक्स कर दिया जाता है कि आपका काम क्या है, औरतें क्या होंगी। औरतों को पढ़ा लिखा दिया जाता है इंटर तक का। अभी भी भारत में देखिए क्या होता है, इंटर तक का पढ़ा के तो बहुत पढ़ गई हो, तुम्हारी शादी कर लेंगे, तुम घर चलाना, बच्चों का पालन पोषण करना, यही तुम्हारा कार्य है। औरतों को के औरतें घर के अंदर का सारा काम काज करती हैं, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना, ये बहुत सारे मतलब घर के ही, लेकिन घर के अंदर के कार्य, है ना। कोई अतिथि आ जाए, उनके लिए भोजन बनना बिना टाइम के टाइम, और कपड़े धुलना और साफ सफाई करना, ये सारे कार्य उनके हाथ में आते हैं। लेकिन जब मर्द का कार्य क्या होता है, घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, मतलब आदमी भी खाना बना लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है। ये कहा जाता है कि ये औरतें वाले काम, खाना बनाना कहेंगे औरतों, लेकिन वही खाना वो रेस्टोरेंट में बनाएंगे, घर में नहीं बनाएंगे, कहेंगे ये काम क्या है, औरतों का काम। और शादी भी कर लेते, देखिए शादियाँ होती है तो कहते हैं कि ये काम किस लिए शादी हुई, कि भैया उनकी वाइफ आ जाए, उनको बना बना के खिलाए चौका चूल्हा करे। पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हें सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम बाहर कर आते हैं। जैसे अभी बात बताया कि ये रेस्टोरेंट में खाना बनाना पड़ता है तो बहुत आसानी से बना लेते हैं। क्या होता है, स्त्रियाँ जा रही हैं, खेतों में कार्य कर रही हैं, अपने परिवार के साथ में फसल कटाई के समय पहुंच गई और फसल बुआई के समय में भी पहुंच जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, स्त्रियां भी कार्य में भाग ले रही हैं, लेकिन क्या होता है, उन कार्य उनको उतना श्रेय नहीं मिल पाता, उनके कार्य की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी कि पुरुषों की होती है ना। जैसे कोई मध्यवर्गीय स्त्री है, कोई गरीब है तो मध्यवर्गीय के यहाँ का नौकरानी बन गई, नौकरानी कोई दफ्तर में जा रही है, तो ये चल रहा है। लेकिन वो उनको जो हक मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जो श्रेय मिलना चाहिए स्त्रियों को, वो क्या हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है ना। वो दिन रात काम कर रहे हैं तभी भी उसका श्रेय उन्हें नहीं मिल रहा है, उनके काम की कोई वैल्यू भी उतनी नहीं होती है। श्रम को इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरत तो घर की चारदीवारी में सिमट गई और बाहर के समाज में पुरुषों का अधिकार हो गया। बाहर जो बाहरी समाज था उसमें पुरुष जाति की प्रधानता हो गई, उनका हो गया। मनुष्य जाति में आबादी में औरतों का आधा हिस्सा है, मतलब आधी आबादी की बात होती है, आधी आबादी कही जाती है कि औरतों की है। पर सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। अब देखिए अगर जो पंचायतों में देखा जाए तो क्या होता है कि उनके लिए अगर जो स्थान रिजर्व नहीं किए गए होते तो उनकी भूमिका नगण्य हो, शून्य हो जाती। और यहाँ तक कि ये होता है कि स्त्रियाँ प्रधान बन गई या कोई सी राजनीतिक पद पर हैं, उस राजनीतिक पद का जो वास्तविक उपभोग कर रहे होते हैं, उनके घर के कर रहे होते, पति कर रहे होते या उनके घर के अन्य सदस्य कर रहे होते हैं। तो यह बात अधिकतर समाजों में लागू भी होती है। पहले सिर्फ पुरुष को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने और वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए, बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट अधिकार प्रदान करने के लिए अनुदान मतलब पहले ये था कि बहुत सारे देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी और उन्हें वोट देने का अधिकार मिला। इन आंदोलनों में महिलाओं की राजनीतिक और संवैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने उनकी शिक्षा तथा रोजगार के अवसर के बढ़ाने की मांग की गई और मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी
बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा गया कि जो महिलाओं के हक के लिए जो आंदोलन हुए, जो महिलाओं को एक बराबरी का दर्जा दिलाने के प्रयास में जो आंदोलन हुए, वैसे आंदोलनों को कहा गया है नारीवादी आंदोलन कहा गया। देखिए यहाँ पे एक कार्टून दिया गया है, इसमें बताया गया है औरतों की एक सिचुएशन बताई गई है कि कैसी। देखिए एक ये होता है कि जब आदर्श स्त्री की कुछ वानगी कुछ ऐसी होती है, जो टीवी सीरियल के निर्माता होते हैं वो समझते हैं कि हमारी जो आदर्श स्त्री होगी, क्या होगी, दर्शक होगी, जो सास बहू के सीरियल देखेगी, है ना, साथ निभाना साथिया वाले सीरियल देखेगी, इस तरह के वो सीरियल बैठे हुए देखेगी, वो उनका अच्छा दर्शक हो जाती है ना। और जो दूसरी स्त्री जहाँ पे दिखाया गया फैशन वाली आदर्श सुंदरी जो होगी, तो उनके हिसाब से इस तरह होगी, वो जो ऐसे बाल वाल बनाई होगी। और जो समाज के लिए आदर्श नारी क्या होगी, वो सारा घर का काम काज करेगी, वो समाज की एक नारी होगी, है ना, आदर्श नारी। और फिर एक जो भावी सास ससुर होंगे, वो सोच रहे होंगे कि हमारी जो आदर्श दुल्हन आएगी, एक नारी होगी, वो कैसी होगी, बहुत ढेर सारा दहेज लेके आएगी, वो आएगी। और नियोक्ता और पुरुष के सहकर्मियों के लिए आदर्श कर्मचारी इस तरह की माना जाएगा कि वो आएगी, वो सुंदरता के लिए मतलब साफ सफाई रखेगी, सुंदरता बढ़ाएगी, है ना। तो ये बताया गया कि आप इनमें से कौन है, ये चुनने के लिए बताया गया, ये धारणाएं बनी हुई है ना। तो लैंगिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। जो आंदोलन हुए, ये क्या हुए, राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर उन्होंने क्या किया, औरतों की धीरे धीरे क्या हुई, भूमिका बढ़ने लगी। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सारी औरतों को पाते हैं, देखते हैं कि औरतें भागीदारी कर रही हैं और बढ़ भी रही हैं, डे बाई डे बढ़ रही हैं। अंतरिक्ष जैसे मुद्दों पे भी औरतों की भागीदारी बढ़ रही है ना। जबकि पहले क्या था, पहले इन कामों के लिए महिलाओं को लायक नहीं समझा जाता। कुछ दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन हो गया, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं, इनमें क्या होता है, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी बराबरी का दर्जा दिया है। औरतें खूब जॉब वॉब करती हैं, खूब जाती रहती हैं, है ना। अब देखिए आगे क्या है, हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, पर वे अभी भी पुरुष से काफ़ी पीछे हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा है, हमारा समाज अभी भी क्या है, पितृ प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि महिलाओं की साक्षरता की दर अब 54% है, जबकि पुरुषों की कितनी है। देखिए कितना गंभीर मुद्दा है कि पुरुषों की 76 है और महिलाओं की अभी 54% है। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। मतलब कुछ ही लड़कियां होती हैं, नहीं तो इंटर के बाद बैठा दिया जाता, उनकी शादी ब्याह किया जाए, थोड़ा बहुत कटाई सिलाई वगैरह सिखा दी गई, नहीं तो उनसे कहा जाता है कि बेटा अब तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, और उनको कहा जाता है फिर घर सब परिवार संभालो, अपना देखो, बच्चे बच्चे संभालो। ये धारणा बनी हुई है। जब हम स्कूल परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं, तो हम क्या पाते हैं, देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली। और देखिए यहाँ पर यूपी बोर्ड में भी बहुत बार ऐसा हो रहा है, यूँ कहा जाए तो लगातार 5-6 सालों से ऐसा हो रहा है। या देखिए कोई अधिकारी लेवल का जो IAS या BCS का एग्ज़ाम होगा, तो भी वहाँ पर क्या होगा, लड़कियों का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है, वहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा संख्या में लड़कियों की गिनती होती है, लड़कियाँ ज़्यादा संख्या में होती हैं। कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है, लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। ये ऐसा देखा गया है कि आप देखेंगे कई ज़्यादातर घरों में भी यही होता है, जिनके यहाँ 4 लड़कियाँ हैं तो गवर्नमेंट में जा रही होती हैं, लड़कियों को क्या करते हैं, प्राइवेट में भेजते हैं। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष, देखिए यहाँ पे भारत में बाल स्त्री पुरुष का अनुपात दिखाया गया है ना।
और यहाँ पर बताया गया है कि ये अनुपात कहाँ कहाँ पे इससे ज़्यादा है और कहाँ कहाँ पे इससे कम है। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ जो गुलाबी कलर से है, गुलाबी कलर से इसमें इससे 1000 पुरुषों पे 951 स्त्रियाँ यहाँ हैं। कहाँ कहाँ पे केरल में हो गया, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, मिजोरम, ये जो पश्चिमी क्षेत्र के हैं। और दूसरे नंबर जो 526 से 926 से 950 तक के हैं, ये क्षेत्र हो गया। और जो 901 से लेके 925 तक के ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल वाले हिस्से हैं। और इससे भी कम स्थिति राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की है। और सबसे ख़राब स्थिति जो है ये कहाँ की है, हमारे पंजाब, हरियाणा, कश्मीर वगैरह की है ना। यहाँ की स्थिति और भयंकर है। अब देखिए यूँ कहा जाए कि भारत में औसतन एक स्त्री पर एक पुरुष मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल क्या होता है कि तुलना में क्या होता है कि तुलना में रोज़ाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, पर उसको ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उसके काम मूल्यवान नहीं माना जाता है। समान मजदूरी से संबंधित नियमों में कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन मजदूरी दी जानी चाहिए। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी कि खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक, कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों में समान कार्य क्यों न किया हो। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़कों की ही चाह होती है। अब देखिए क्या होता है कि चाहते हैं लड़का हो जाए, एक भैया लड़का हो जाए। पहले कहेंगे एक भैया लड़का हो जाए, वो उनकी चाहना ही होती है, पहले यही सोचते हैं कि लड़का हो जाए। लड़की के जन्म लेने से पहले ही ख़त्म कर देने के तरीके इसी तरह की मानसिकता को पनपने देते हैं। भाई क्या होता था अभी कुछ दिनों पहले, जब पीछे के सालों में देखा जाए तो भूत इतनी बढ़ गई थी कि गर्भ में ही लिंग की जांच करवा दी जाती थी। अगर जो स्त्री मतलब लड़की है, अगर जो कोख में पल रही है तो उसको वहीं मरवा दिया जाता था, अबॉर्ट करा दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसके कानून बने, जो कानून सख्त हुए, तो ये इसमें कुछ परसेंट तक अंकुश लगा, लोग डरने लगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई, तो ये कम हुआ। लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं कि एकदम बंद हो गया, लेकिन यह है कि कम हुआ। इस देश में लिंग अनुपात जो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है, वो गिरकर कितनी हो गई, गिरकर हो गई 919 हो गई। कितनी हो गई, 919। साथ ही लगा नक्शा बताकर कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर कितना हो गया, 850, और कहीं कहीं पर 800 से भी नीचे चला गया। महिला के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट और अनेक तरह के घरेलू हिंसा क्या होता झेलनी पड़ती है। किनको, महिलाओं को। अब देखिए महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में हम समझते हैं। ये कोई छिपी हुई बात नहीं कि औरतों की भलाई और उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जब तक औरतों को सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक यह समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। मतलब महिलाओं को सत्ता में भी भागीदारी करेंगे, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो कम नहीं होगा। इस लक्ष्य को हासिल करने का तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं राजनीति में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। भारत में विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 19 में 14% तक पहुंच सकी। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी कभार कई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी आ गई, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा। मतलब मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन क्या है, और जो मंत्री उसके अंदर में बनते हैं वो कैसे होते हैं, वो पुरुष ही होते हैं, उनमें महिलाओं की संख्या कम होती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या होता है, इस समस्या को सुलझाने के लिए निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के कानूनी रूप से उचित हिस्सा तय कर देना है।
भारत में पंचायती राज की अन्य अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि स्थानीय सरकार यानी कि पंचायतों और नगर पंचायतों में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है? लगभग 10 लाख से ज़्यादा हो गई। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी है। देखिए अभी रिसेंटली में जो हमारा जो नया संसद भवन बना है, उसमें पहला बिल यही पारित किया गया है। यूँ कहा जाए कि पहला बिल पारित यही किया गया है ये पिछले महीने में ये पहला बिल यही पारित किया गया कि महिला आरक्षण को रिजर्व किया गया है कि इतना % उनको 33% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ये आरक्षण लागू होगा जो विधानसभाओं विधान परिषद और इनमें सब में लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये लागू कब होगा? ये लागू होगा 2030 में। कानून बन गया है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि बन गया, ये अच्छी बात है, लेकिन ये लागू कब होगा? लगभग आज से 7 साल बाद। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि इतनी दिनों बाद लागू होगा। तब तक की स्थितियाँ अगर अभी लागू होती तो स्थितियों में थोड़ा अच्छा परिवर्तन होता। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म की सामाजिक विभाजन को राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत है। इससे यह पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर ना उठता तो उनको लाभ मिल पाना संभव था? मतलब ये अगर जो ये ना उठता राजनीतिक तौर पे तो क्या उन्हें लाभ मिल पाता? नहीं मिल पाता। हाँ, देखिए यहाँ पर बढ़िया से बताया गया है कि महिला आरक्षण विधेयक पास क्यों नहीं हो पाया। इसके लिए पहले, लेकिन अब हालांकि ये पास हो गया है, यहाँ पर विरोध हो रहा है, लेकिन सब जगह पुरुष बैठे हुए तो महिलाओं के लिए कोई मतलब आगे ही नहीं आ रहा। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि बिल पारित हुआ। चलिए इसका हम ये सेक्शन ये वाला यहीं तक रखते हैं। आगे का जो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, है ना। हमने लिंग वाला कंप्लीट कर लिया है। लिंग अब हमारे 2 सेक्शन और बचे हैं। कौन कौन सा? एक जो है धर्म हो गया और दूसरा क्या हो गया? जाति हो गया। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।